वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत पाठमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय और उनकी जो कालगणना है, उनका जो काल है, उसके बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृत वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। वे एक सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं और संस्कृत कविता कामिनी के विलास हैं। महाकवि कालिदास की जो प्रसिद्धि है वो उनके जो मुख्य रचनाएं हैं उन रचनाओं के कारण हैं, जिनमें महाकवि कालिदास के दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम महाकाव्य और कुमारसंभवम महाकाव्य। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम और विक्रमोर्वशीयम। इसके साथ ही महाकवि कालिदास के 2 गीति काव्य या खंड काव्य भी हैं, जिनमें उनका प्रसिद्ध विरह को निरूपित करता, यक्ष के विरह को निरूपित करता मेघदूतम है, तो ऋतुओं की समस्त छटाओं को वर्णित करता हुआ ऋतुसंहार है। ये जो 7 रचनाएं हैं, ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्धि का प्राथमिक आधार है। और इन सभी रचनाओं में भी यदि हम सामान्य दृष्टि से देखें तो महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के कुशल चितेरे के रूप में हमारे सामने आते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो सत्यम, शिवम और सुंदरम का स्वरूप है, वो उनकी काव्य रचनाओं में यत्र तत्र नहीं सर्वत्र व्यापृत है, सर्वथा प्रसिद्ध है। और ऐसे रससिद्ध महाकवि का भारतीय संस्कृत साहित्याकाश को जो है सुशोभित करना हम सभी के लिए जो है गौरव का विषय है। लोकप्रियता की दृष्टि से यदि हम देखें तो महाकवि कालिदास जो है वो अद्वितीय है, अनुपम है। उनकी रचनाएं जो है सामान्य जन के साथ ही साथ विशिष्ट विद्वानों के लिए भी जो है परिशीलनीय है। और उनकी इन अनवद्य रचनाओं का आस्वादन जो है वो पंडित मूर्धन्य तो करते ही करते हैं, उसके साथ एक सामान्य मानव भी जो है उनकी भावनाओं को, उनकी काव्य रचनाओं को सहजतया आस्वादित कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ निधिभूत हैं। और इसके कारण ही ये जो महाकवि कालिदास का जो समादर हुआ है संपूर्ण संसार में, वो उसी कारण से है। और साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों के क्षेत्रों में यदि हम देखें तो महाकवि कालिदास का जो नैपुण्य है या उनका जो वैदुष्य है वो अप्रतिम है। लोक व्यवहार को भी यदि हम देखना चाहेंगे उनके महाकाव्यों में, उनकी काव्य रचनाओं में, तो लोक व्यवहार भी जो है सर्वात्मना जो है महाकवि कालिदास की रचनाओं में उपस्थित है। और उनकी प्रतिभा जो है वह एकांगी प्रतिभा नहीं है, वह प्रतिभा सर्वतोमुखी प्रतिभा है। उनकी कल्पना का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, पाताल हो, यहाँ तक ही सीमित नहीं है। वो मानव मन की जो गहरी गुत्थियाँ हैं, उन गुत्थियों को समझने के साथ में उसको समझाने का भी जो है कौशल रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे वेद की दृष्टि हो, व्याकरण हो, अलंकार शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, या वेदांत, सांख्य आदि जो दर्शन हो, या पदार्थ विज्ञान हो, या इतिहास की दृष्टि हो, पुराण हो, इन समस्त विषयों पर महाकवि कालिदास का जो है अप्रतिम अधिकार है, जो हमको उनकी काव्य रचनाओं में सर्वथा दृष्ट होता है। और अपनी कृतियों से महाकवि कालिदास ने जहाँ जितना चाहा है
उतना अंश जो है तत्त शास्त्रों का लेकर के सहृदय पाठकों को चमत्कृत किया ही है, इसमें कोई संशय हमको नहीं है। और कविता का जो मुख्य ध्येय या जो मुख्य विषय होता है रस, तो हम ये कह सकते हैं कि कविता की जो नवरस या काव्य की जो हम नवरस मानते हैं, उन नवरसों के चित्रण में भी महाकवि कालिदास ने जो है अप्रतिम सफलता प्राप्त की है। और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो श्रृंगार के कुशल चितेरे हैं, और श्रृंगार में भी यदि हम कहें तो जो है विप्रलंब श्रृंगार के जो है कुशल जो है चित्रकार जो है महाकवि कालिदास को कहा जा सकता है। उनका जो मेघदूतम है उसको हम कह सकते हैं कि विप्रलंब श्रृंगार का जो है वह उदाहरण बन सकता है, हो सकता है। और ऐसा भी है कि जो मेघदूत है, उस मेघदूत में जो यक्ष के विरह का जो वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, वह निश्चय ही बाद के जो खंड काव्यकार हुए या गीति काव्यकार हुए, उनके लिए भी जो है प्रेरणा का स्रोत है। इस दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि मेघदूतम जो है वो आदि गीति काव्य है। गीति काव्यों की जो परंपरा संस्कृत साहित्य में कहीं से निश्रित होती है, प्रसरित होती है या उद्भूत होती है, तो वो महाकवि कालिदास का मेघदूतम ही कहा जाएगा। और मेघदूतम के पश्चात जो है यदि हम देखते हैं तो गीति काव्यों की एक लंबी परंपरा हमारे सामने आती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूत काव्य हैं, तो दूत काव्यों की भी एक लंबी परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मेघदूतम को माना जा सकता है। महाकवि कालिदास जो हैं वो भारतीय संस्कृति के सरस व्याख्याता है। इस प्रकार की जो है टिप्पणी किया जाना जो है सर्वथा समुचित होगा। भारतीय संस्कृति के जो 3 विषय जो हमारे सामने आते हैं, त्याग, तपस्या और तपोवन, इन तीनों ही विषयों का बहुत ही सुंदर चित्रण या सुविस्तार पूर्वक वर्णन जो है महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में किया है। और कालिदास के काव्य में भारतीय सौंदर्य तत्व का जो है बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप जो है अभिव्यक्त व्यक्त हुआ है। इनकी सौंदर्य दृष्टि जो है वो बाह्य जगत के चित्रण में हमको दिखाई पड़ती है। और जहाँ कवि के मनोरम व सौंदर्यानुभूति की जो है अनुभूति की है, वो अभिव्यक्ति की है, तो उसके साथ के साथ जो है मनुष्य एवं प्रकृति दोनों का जो मिलन है या दोनों का जो संपर्क है, मधुर संपर्क है, दोनों में जो एक रख सकता है, वह महाकवि कालिदास के काव्यों में हमको, उनकी रचनाओं में हमको दृग्गोचर होती है, दिखाई देती है। और विशेषकर प्रकृति का जो चित्रण है, सुरम्य जो चित्रण है, मनोरम जो चित्रण है, वो हमको महाकवि कालिदास के काव्यों में पदे पदे जो है दिखाई देता है। और इनकी जो अधिकांश कृतियां हैं वो प्रकृति वर्णन को स्वाभाविकता से वर्णित करती है और उनकी जो है रसमय स्थिति को जो है हमारे सामने रखती है। महाकवि कालिदास ने जो है प्रकृति को भावों का जो है आलंबन बना करके उसके द्वारा जो है सहृदय पाठकों को रसानुभूति जो है करवाने का सहज प्रयास किया है। कालिदास जो है भारतीय संस्कृति की चेतना की कवि कहे जा सकती हैं और इनकी कविता में कलात्मक समृद्धि और भावों का जो है उदात्त रूप जो है हमको दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ उनका जो मानवतावादी स्वर है वो भी जो है हमको यत्र तत्र सर्वत्र मुखरित सुनाई देता है। उनकी काव्य रचनाओं में हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास के काव्यों में प्रेम, सौंदर्य और मानवता को उन्नत करने वाले शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति हुई है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति की जो मनोरम प्रतिछवि है उसको जो है प्रकट किया गया है। महाकवि कालिदास के जो दोनों महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम, उसमें यदि हम देखें तो सौंदर्याभिव्यक्ति के साथ ही साथ महाकवि कालिदास का प्रकृति प्रेम, उनका जो है उदात्त चित्रण, उनकी भाषा की समृद्धि और उनका जो कलात्मक उन्मेष है वह सहज ही
हमको परिलक्षित होता है। कवि जो है सौंदर्य के जो बाह्य और आंतरिक तत्व, दोनों ही तत्वों को जो है उद्घाटित करते हुए प्रतीत होते हैं। रघुवंशम के दूसरे सर्ग में सुदक्षिणा और दिलीप के उदात्त चरित्र का चित्रण जो है महाकवि कालिदास के मानव चरित्र के अंतः सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के कौशल को जो है परिलक्षित करता है, और उन्होंने वहाँ पर उसी के अनुरूप उपमाओं का नियोजन करके और उसे अधिक जो है प्रभावोत्पन्न जो है बनाया है। हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो उपमा अलंकार के जो है सम्राट हैं, और कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य। महाकवि कालिदास की उपमाओं की जो रसात्मकता है और जो रसपेशलता है वो अत्यंत ही मनोहारिणी है। महाकवि कालिदास हम कह सकते हैं कि एक रसवादी काव्यकार हैं, और उन्होंने जो है सरस और कोमल जो रसों का नियोजन है, अभिनिवेश है, उसको जो है अपने काव्यों में किया है। और एक सफल नाटककार होने के कारण महाकवि कालिदास के जो प्रबंध काव्य हैं, उन प्रबंध काव्यों में जो नाटकीय तत्व है या जो नाटकीय संवाद योजना जिसको हम कहेंगे, उसका नियोजन भी हमको बहुत ही प्रचुरता से दिखाई देता है। महाकवि कालिदास उदात्त और कोमल भावों के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रेम भावना में जो है क्रमिक विकास के सोपान दिखाई पड़ते हैं। हम ये अगर कालक्रम या काव्यक्रम की दृष्टि से देखें तो महाकवि कालिदास की जो प्राथमिक या पहली रचना है वो ऋतुसंगार उनकी पहली या प्राथमिक रचना जो है काव्यकृति मानी जा सकती है। और ऋतुसंगार में उन्होंने जो है तरुणियों के उदात्त प्रेम का जो है चित्रण किया है, उसके साथ ही साथ जो षड ऋतु चक्र है, उस षड ऋतु चक्र की जो सुंदरता है, उसकी जो कमनीयता है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो रसपेशलता है, उसको भी जो है उन्होंने ऋतुसंगार में उपस्थित किया है। और उसी के साथ में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव, इन काव्यों में भी जो है महाकवि कालिदास के द्वारा प्रेम का चित्रण हुआ है। और ये जो प्रेम है वह रूपाशक्ति और वासना से व्यतिरिक्त जो है तपपूत प्रेम है। महाकवि कालिदास जो है केवल शरीराकर्षण में विश्वास रखने वाले कवि नहीं कहे जा सकते हैं। जैसी कि भारतीय संस्कृति है और जैसा कि भारतीय संस्कृति का चिंतन है कि प्रेम जो है केवल शरीर के आकर्षण का साधन नहीं है, वह आत्मा की उदात्तता का जो है उस उदात्तता को प्राप्त करने का साधन है। तो उसी प्रकार का तपोपूत प्रेम जो है महाकवि कालिदास को भी अभिप्रेत है। यही कारण है कि महाकवि कालिदास जो है अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ प्राथमिक दृष्टि से जो है शरीराकर्षण के माध्यम से जो है नयनाकर्षण के माध्यम से जहाँ शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उनके प्रेम की जो है परिणति जो है वो तपापूत होने के पश्चात ही जो है महाकवि को स्वीकार्य होती है। यही कारण है कि जो है शकुंतला जो है विरहानल में दग्ध होकर के और पुनः जो है उस तपोपूत प्रेम को प्राप्त करती है। कवि ने जो है महाकवि ने जो है अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर हर जगह पर जो है भारतीय जो विद्याएं हैं उन भारतीय विद्याओं के जो है प्रौढ़ अनुशीलन का जो है परिचय हमको प्रदान किया है। और हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की जो राजनीतिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं वो दार्शनिक और राजनीतिक मान्यताएं जो है वो उनका आधार जो है वो शास्त्रीय है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये महाकवि कालिदास की निजी स्थापनाएं भी हैं। महाकवि कालिदास ने जीवन के शाश्वत और जो सार्वभौमिक तत्व होते हैं उन सार्वभौमिक तत्वों का रसात्मक जो है चित्र प्रस्तुत करते एक सच्चे विश्व कवि के रूप में ख्याति अर्जित की है। उनके काव्यात्मक भाव एवं उनकी जो काव्यात्मक शैली है, उनकी जो पद योजना है, उस पद योजना को जो है मूर्त रूप प्रदान करने का उनका कौशल है, उनका जो शब्दगत संगीत है और उसकी जो मधुरता है, भाषा की जो रसपेशलता है,
ये सारी की सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो महाकवि कालिदास को एक सर्वश्रेष्ठ और विश्व प्रसिद्ध जो है काव्यकार महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। रघुवंशम में महाकवि कालिदास की जो प्रतिभा है उसका हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़तम जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त हुआ है। कवि ने जो है विस्तृत आधार फलक पर जीवन का जो विराट चित्र है उसे अंकित करके और रघुवंश को महाकाव्योचित गरिमा प्रदान की है। ऐसा कहा जाता है कि रघुवंश के आधार पर ही जो है बाद के काव्यकारों ने या काव्य लक्षणकारों ने जो है महाकाव्य के लक्षण निर्मित किए हैं। इसमें एक व्यक्ति की कथा न ही होकर के और कई व्यक्तियों की कथा जो है वो समाहित है, जिसके कारण रघुवंश जो है कई चरित्रों के चरित्र चित्रण की चित्रशाला बन गया है। दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के कवियों, अग्निवर्ण तक के राजाओं का जो है महाकवि कालिदास ने इसमें चरित्र चित्रण किया है, उनका वर्णन किया है। लेकिन उनका जो चित्त है वो दिलीप है, रघु, अज, राम और अग्निवर्ण के चरित्र चित्रण में अधिक जो है रमा है, अधिक जो है वहाँ जो है प्रासंगिक हुआ है। और चरित्र चित्रण के द्वारा जो है वो महाकवि कालिदास जो है भारतीय संस्कृति का जो उदात्त स्वरूप है वस्तुतः उसी को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। यहाँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के व्यतिरिक्त जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि महाकवि कालिदास का जो व्यंग्यात्मक स्वरूप है काव्य में या व्यंग्य के माध्यम से जिसको वो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश ये है कि भारतीय संस्कृति में किस प्रकार का राजा होता है। चाहे वो रघु का चरित्र चित्रण हो, चाहे वह दिलीप का चरित्र चित्रण हो, तो इन या भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण हो, इन चरित्र चित्रणों के द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति से अनुमत जो है किस प्रकार का राजचरित्र होना चाहिए उसको स्पष्ट किया है। तो हमको यह ध्यान में रखना ही चाहिए कि यह केवल जो है व्यक्तिगत चरित्र चित्रणों की चित्रशाला न होकर के भारतीय संस्कृति को जो है यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्यशाला है, जहाँ पर जो है उनका तत्त चरित्रों का जो है उदात्त स्वरूप महाकवि कालिदास के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुमार संभवम में भी जो है भगवती पार्वती का जिस प्रकार का चित्रण हुआ है वह निश्चय ही अत्यंत उदात्त है। और उनकी जो विशेषकर पंचम सर्ग में जो है उनकी जो तपश्चर्या का वर्णन है वो नितांत ही भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला है। और किस प्रकार से जो है भारतीय संस्कृति जो है, यहाँ फिर मैं पुनः कहूँगा कि प्रेम जो है जब तपोपूत होता है तब ही वह भारतीय संस्कृति में और महाकवि कालिदास को भी स्वीकार्य होता है। तो भगवती पार्वती भी जो है स्वयं जो है दिव्य सुंदरी हैं, लेकिन दिव्य सुंदरी होने के बाद भी जो है वो तप के द्वारा जो है भगवान शंकर को जो है रिझाना चाहती हैं, भगवान शंकर को जो है प्राप्त करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है प्रिय सौभाग्य फला ही चारुता, चारुता जो है वही है जो प्रिय सौभाग्य को प्रदान करने वाली हो। और भगवती पार्वती को ये भी पता है कि भगवान शंकर को जो है तप से ही प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए वो अत्यंत जो है कठोर तपश्चर्या करती हैं और उनसे भगवान श्री शंकर जो है प्रसन्न भी होते हैं और वहाँ उपस्थित भी होते हैं। तो इस प्रकार का चरित्र चित्रण, इस प्रकार का जो है भारतीय संस्कृति का चित्रण जो है हमको महाकवि कालिदास के काव्यों में यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो यहाँ जो ये 4 श्लोक जिनको संस्कृत साहित्य में जो है सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जाए या पद्य कहा जाए, तो वो श्लोक जो है वो श्रृंगार के श्लोक नहीं है, वो किसी करुण के जो है रस के जो है श्लोक नहीं है, पद्य नहीं है। वो वस्तुतः 4 के 4 पद्य या 4 के 4 जो श्लोक हैं वो चारों श्लोक जो है भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को, भारतीय संस्कृति के उपदेशात्मक स्वरूप को जो है प्रकट करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। इसी कारण से महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को महाकवि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम
इस प्रकार की प्रतीति, इस प्रकार की प्रसिद्धि जो है प्राप्त हुई है, उसका कारण एकमात्र यही है कि महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो केवल श्रृंगार का जो है उदाहरण नहीं है, वह केवल जो है श्रृंगार की गाथा नहीं है, वह भारतीय संस्कृति के का जो स्वरूप है, उसका जो मूर्त स्वरूप है, उस मूर्त स्वरूप की जो है पदसह व्याख्या है। और यही कारण है कि हम महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में स्वीकार करते हैं। हरि ओम।